Hello students, this is Nisha Agrawal and today we are going to discuss chapter number 12 which is algebraic expressions. Till now we have discussed some chapters और लास्ट एक क्लास में मैं सिंपल इक्वेशंस भी डिस्कस किया था. तो सिंपल इक्वेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशंस जो हैं दे आर ऑल द सेम. कैसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ठीक है, और सिंपल इक्वेशंस में हम इक्वेशन बना लेते हैं वेरिएबल्स की मदद से. तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में उतना टफ नहीं पड़ेगा, ईजी लगेगा. ज़रा देखें, जैसे इक्वेशन बनाते हैं कोई, ये है, मैम ने बोला कि जो मदर की एज है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सीमा की एज और 25 मोर, यानी कि जो मदर की एज है वो 25 मोर है सीमा की एज से. गुड. नाउ हाउ विल यू फाइंड द मदर्स एज? जैसे अगर मैंने बोला सीमा प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स, तो और मैंने आपको बोला तो अब मदर की निकालो, तो कैसे हो जाएगा? मैडम का प्लस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30. तो 7 प्लस कितना कर देंगे 25, तो कितना आ जाएगा 32. 5 प्लस 10 कितना कर देंगे, 10 प्लस 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35. तो अपन को अगर इसने कहा सीमा की प्रेजेंट एज कितनी 12, तो मदर की निकालनी है, क्या करेंगे? प्लस 25, क्योंकि जो मदर की एज है वो सीमा की एज से 25 मोर है. ठीक है, देखो सेम. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सीमा की एज x है, तो मदर की कितनी हो जाएगी? x प्लस 25. तो ये क्या हो गई? एक वेरिएबल, और ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट. ठीक है, कैसे? तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. कैसे? देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं होता. मैं आगे बताऊंगी आपको ये बात. तो इसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, एक्स वेरिएबल है, हाँ है. या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मदर की एज y है तो सीमा की एज कितनी हो गई? y माइनस 25. या फिर अगर सीमा की एज y माइनस 25 है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? y. ठीक है, क्योंकि मदर जो है सीमा से छोटी है, मदर जो है सीमा से बड़ी है, कितनी? 25 ईयर्स. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. जैसे अगर मैंने कहा कि ये एक, इसके अंदर बताओ कितनी साइड्स हैं इस स्क्वायर में? 4 साइड्स हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4. फिर मैंने इन दो स्क्वायरों को जोड़ दिया, कितनी साइड हो गई टोटल? कितनी साइड और चाहिए? 5 6 7, 1 2 3 4 तो था, तो 7. ऐसे 3 हो गए तो 10, 4 हो गए तो 13 साइड्स हो गई. तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, कि यानी कि उसमें कितनी साइड्स होंगी? अगर 1 2 3 4 5 अगर ये होते बॉक्स, तो कितने साइड्स होती? देखो 4 के बाद आ रहा है 3 ऐड होके 7, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, तो फिर 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा. यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 3 में जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं तो हम 3n+1 पैटर्न कह सकते हैं. कैसे? देखो 3 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1, फिर +1, तो कितना आ गया? 4 साइड्स. फिर 3 नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2, फिर +1 एक्स्ट्रा, 3 2 6 +1 7, 3 3 +1, ऐसे करके. समझ में आ गया? यानी कि अगर हमें 5 बॉक्स वाला बनाना है तो 3 5 और +1 16. समझ में आ गया? अगर 8 बॉक्स का बनाना है तो ऐसे हो जाएगा 3 × 8 +1, 3 × 8 कितना होता है? 24, +1 कितना हो गया? 25. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब जरा नया पैटर्न देखते हैं. कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5. इसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 तो है ही, 3 साइड और जुड़ गई, 6 7 8 9, 4 साइड्स और एक्स्ट्रा आ गई हैं. इसमें कितनी हो जाएगी? यहाँ तक 9 तो हो ही गया था, तो 10 11 12 13. इस फिगर में 3 पेंटागन है, 3 पेंटागन है, लेकिन कितनी साइड्स रिक्वायर है? 13. तो सिमिलरली इसमें कितनी साइड्स रिक्वायर होंगी हमें? तो इसमें 5, इसमें 9, इसमें 13, इसमें 17. तो अगर अब कोई नया आता है तो उसमें हमें कितनी साइड्स चाहिए? बताओ, कितने का डिफरेंस है? 4. कितने का डिफरेंस है? 4. कितने का डिफरेंस है? 4. तो जो नया होगा 5 वाला, उसमें कितना हो जाएगा? 21 साइड्स. बना के देखें. ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, देन 20। कुछ मिस कर गए? 5, ये वाला रह गया, तो हो गई ना 21 साइड्स। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें 4n+1 बना देते हैं, कैसे बनेगा? डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना है 4 का, और फिर हमें बनाना जो फिगर है वो नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो ले लिया, फिर इसमें एक एक साइड ऐड करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है 4n+1। इसमें देखें क्या पैटर्न बनेगा, एक ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल हैं 2 ट्राइंगल, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4 ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल को कितनी स्टिक की जरूरत है 3 की, 2 ट्राइंगल को 5 की, 3 ट्राइंगल को 7 की, वो 1 2 3 4 ट्राइंगल को 9 की। कितना अंतर आ रहा है 2, यानी कि 2n+1, यानी कि एक ट्राइंगल चाहिए तो कितना हो जाएगा 2n+1, 2 ट्राइंगल चाहिए तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 स्टिक्स, 1 2 3 4 5 स्टिक हो गई ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अलजेब्रा में हमने एक चीज़ देखी कि अगर हमें अलजेब्रा में वेरिएबल्स का यूज़ पता है तो वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स, जो कि इस क्लास में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएगा। अब जैसे मैं कुछ टर्म्स बताती हूँ आपको जो रिलेटेड टू अलजेब्रा है। एक्सप्रेशन का मतलब मैंने सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी बताया था, क्या मतलब होता है एक्सप्रेशन का। अच्छा, अब अलजेब्रा आपको इंटरेस्टिंग अभी नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी सारी टर्म्स नई नई लग रही हैं, तो जब हम ये सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, गलती नहीं हो सकती एक भी क्वेश्चन में। कैसे? अब मैंने कहा मिस्टर शर्मा की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो 7 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो व्हाट वी विल डू, विल टेक अवे 7 फ्रॉम 40। कैसे टेक अवे 7 फ्रॉम 40, क्योंकि मुझे 7 साल पहले की एज जाननी है, तो वो 7 साल पहले 33 ईयर्स के थे। अच्छा, मैं कहूँ मुझे 12 ईयर्स पहले जानना है कितने साल के थे, तो टेक 12 अवे फ्रॉम 40, तो कितने होगा 28 ईयर्स के। मुझे जानना है कि वो y ईयर्स अगो कितने साल के थे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अवे y फ्रॉम 40। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर आपके नंबर सिस्टम में ऐसे लिखा हो 5 - 7 और 7 - 5, क्या दोनों बात बराबर होती है? इसका रिजल्ट क्या आता है -2, इसका रिजल्ट क्या आता है 2, बराबर है -2 और 2 ना। आपका जो पहला चैप्टर है इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ये नंबर लाइन है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए इधर नंबर लाइन के राइट में, और नंबर लाइन के लेफ्ट में जो हो गए वो हो गए नेगेटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव इंटीजर है ये पॉजिटिव, ये आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं, गलत है। सिमिलरली अलजेब्रा में भी इफ आई से लाइक टेक अवे y फ्रॉम 40 और टेक अवे 40 फ्रॉम y, तो दोनों आर डिफरेंट स्टेटमेंट, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया कि 40 - y, y - 40 इक्वल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर 12 क्रेयॉन्स इन अ सेट, हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर देयर इन 2 सेट्स। भाई एक क्रेयॉन का ही मैंने बनाया बॉक्स, मैंने इसमें डाल दिए 12 क्रेयॉन कलर्स, फिर मैंने एक और लिया क्योंकि 2 सेट बोल रहा है, उसमें भी कितने 12, तो मेरे पास क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि 12 एक बॉक्स में 12 हो गए, एक में फिर से 12 हो गए, तो टोटल हो गए 24, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ 12 दैट इज 24। अच्छा 5 सेट में निकालें तो 5 डब्बे बना दिए जिन सब में 12 कलर हैं। एक तरीका क्या करोगे आप, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 5 टाइम्स करोगे, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, या फिर व्हाट वी कैन डू इज 12 कितने बार है बॉक्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 12 × 5 = 60 वुड बी द आंसर। अच्छा, इसने पूछा x सेट्स हैं, अब x सेट्स तो हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, x तो नंबर है नहीं कुछ भी, तो हम कैसे कर देंगे 12x, जो क्रेयॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 12x। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में 12x लिखो चाहे x × 12 लिखो, दोनों बात आपस में बराबर है। जैसे नंबर सिस्टम में आप चाहे 4 × 5 लिखो या 5 × 4 लिखो, इसकी वैल्यू भी 20 आनी है और इसकी वैल्यू भी 20 आनी है। इज देयर एनी डिफरेंस? नो, दैट मीन्स दे आर इक्वल, बट इन केस ऑफ डिवीजन दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ठीक है, आगे देखते हैं।
जैसे मैंने कहा 30 एप्पल्स हैं किसी बास्केट में, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3। अब मैंने कहा मेरे एक स्टूडेंट के पास कितने एप्पल उसको मिल जाएंगे, तो मैं कैसे करूँगी, 30 डिवाइड बाय 3 करूँगी। तो मेरे पास आ गए, मेरे एक स्टूडेंट को 10 एप्पल्स मिल सकते हैं। मैंने कहा जी मेरे पास तो 10 चिल्ड्रन है, अब क्या करें, तो 30 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे तो 3 एप्पल मिल जाएंगे। बड़े बच्चे खुद दुखी हो जाएंगे, पहले तो कहाँ 10 मिल रहे थे, ये और बच्चे क्यों आ गए। चलो छड्डो, अभी तो देखो कि अभी हमने कहा हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं, तब हम कैसे करेंगे, तब हम कर देंगे 30 डिवाइड बाय n। अच्छा, डिवीजन को अगर हटाएं और मल्टीप्लाई बनाएं तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 20 डिवाइड बाय 4 करें तो कितना आएगा, 5, और 4 डिवाइड बाय 20 करें तो कितना आएगा, 1/5। तो ये और ये इक्वल है जी, नहीं। जब ये और ये इक्वल नहीं है तो फिर 30/n इज नॉट इक्वल टू n/30, ठीक है। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या बना, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं होते, कैसे भी लिख दो, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यू कैन राइट इट एनी वे। कैसे मतलब, देखो एडिशन में अगर लिखो तुम y + 20 इज इक्वल्स टू 20 + y, यानी किसी भी टर्म को किधर भी लिखो, लेकिन एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि जो टर्म है उसका साइन क्या है, दैट्स इज इम्पॉर्टेंट। जैसे -y + 20 और मैं लिखूँ इसको 20 + y कर दूँ तो ये गलत है, ये बराबर नहीं है। क्यों, साइन क्या था, माइनस का था ना y, और यहाँ पे y क्या कर दिया, प्लस का, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब मैं बताऊंगी टर्म्स का क्या मतलब होता है। अब देखो ये कोई नंबर्स हैं, कुछ भी मान लो 3x 4y 12, इन सब के बीच में क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन लग रहा है, या तो प्लस या तो माइनस। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसके पार्ट्स हैं अगर वो किसी ऑपरेशन से सेपरेट होते हैं तो हम उनको टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेशन आ रहे हैं तो 3 टर्म्स हो गई, 3x 4y और एक 12, ठीक है। ये किस साइन से कनेक्टेड है, प्लस साइन से। जो 12 है ये कैसी टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स, क्योंकि इनके साथ x और y अटैच है, ठीक है। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे ये कोई टर्म है 3xy मान लेते हैं, तो इसमें एक नंबर है 3, एक है x एक में y, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स भी हैं, इसमें नंबर्स भी हैं, कुछ भी है, तो सब मिला के टर्म्स बन जाती हैं। तो अब इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3x और y, मतलब ये जो सब मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। अब हम इसमें कहें इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर जो होगा वो होगा एक नंबर, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, और फैक्टर मतलब जो भी उस टर्म में एक नंबर है वो एक नंबर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका, है ना, ठीक है। तो फैक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, फैक्टर वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे इसमें देख लो फैक्टर 3 है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x और y। कांस्टेंट से आप मतलब समझ में आ गया, कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से कोई भी नंबर। वेरिएबल का मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज़ वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फैक्टर को न्यूमेरिकल फैक्टर, और वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। यहाँ तक की बात क्लियर है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, 6xy है, 6 कैसा फैक्टर हो गया, न्यूमेरिकल, और xy कैसे फैक्टर हो गया, लिटरल फैक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे 2ab है तो 2ab, तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 2 है, a और b है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिए a का कोफिशिएंट बताओ, तो जो इसके फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर्स हैं 2b, तो रिमेनिंग फैक्टर 2b है, तो जो a का कोफिशिएंट रिमेनिंग फैक्टर हो जाता है दैट इज कोफिशिएंट। होते कोफिशिएंट का मतलब भी फैक्टर है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा फैक्टर पूछा किस चीज़ का गया है मुझसे। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 2ab, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, ठीक है। मैं पूछूँ इसमें a का कोफिशिएंट बताओ तो आप क्या बता दोगे, 2b। मैं पूछूँ b का बताओ तो आप 2a। मैं कहूँ भाई ab का बता दो तो आप 2 बता दोगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं अपन जितना भी हमने सीखा उसको हम समराइज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टॉप कर देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन है 4xy माइनस 10, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या क्या है इसमें, 4xy, और ये है क्या है, -10, ठीक है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ पे माइनस का जो साइन है दैट इज़ आर चीफ गेस्ट। इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव साइन, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। आप चाहो तो एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कोशिश करना माइनस साइन के साथ ही चलना,
क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम बाहर प्लस लगाएंगे और अंदर हम माइनस का साइन लगाएंगे। हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनको नहीं भूलना, ठीक है। और हमेशा ब्रैकेट इनकी फूल की माला, इनके आगे फूल की माला भी लगानी है, ठीक। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हो गई? दो, 4xy और एक -10। तो 4xy कैसी टर्म है? वेरिएबल। और -10 क्या है? किसकी? कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। क्या मतलब कांस्टेंट का? क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। 4xy में क्या क्या फैक्टर है? 4 है, x है और y है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तुम मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, उस, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4y, ठीक है। ओके, y का 4x, xy का 4, 4 का xy। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हम भूल ही जा सकते हैं, तो हम भूल गए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब पावर ऑफ अ वेरिएबल का क्या मतलब है? जैसे हमने मल्टीप्लाई करा x को 2 टाइम्स, तो इसको कैसे रीड करेंगे? x टू दी पावर 2, या फिर हम x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें जो ये x है रिप्रेजेंट करेगा किसको? बेस को। और जो ये पावर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 2 इज पावर। अब कहीं पर लिखा हो सपोज x, सिर्फ x, तो मैं पूछूँ इसमें कितनी पावर है, तो तुम क्या कहोगे मैम? 1। क्यों? जो नहीं दिखाई देता वो हमेशा 1 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, बेस क्या क्या होगा? x और y, पावर क्या होगा? 2 और 3, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है डिग्री, एक और कॉन्सेप्ट है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2xy, कितनी टर्म्स हैं? 2। इस टर्म में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 1। तो कौन सी मानी जाएगी डिग्री? 2। इस टर्म में y की हाईएस्ट पावर 2 और इसमें 1। तो अब हम जो कहेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाती है? 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है। अब कुछ लाइक और अनलाइक टर्म्स की बात आती है। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है? देखो, 2 और मोर टर्म्स को हम आइडेंटिकल कब कहेंगे? जब उनमें या तो वेरिएबल्स सेम है या फिर वेरिएबल्स की पावर सेम है। जैसे इसमें x की पावर कितनी है? 1। इसमें कितनी है? y की पावर 1। इस वाले में x की पावर 1, y की पावर 1, यानी कि दोनों सेम है, तो यानी कि बराबर हो सकते हैं। और अनलाइक टर्म्स, जो टर्म्स लाइक नहीं है। अच्छा, अगर आपको पहचाननी है लाइक टर्म का सबसे बढ़िया फंडा क्या है? सबसे पहली बात तो आप इनको इग्नोर कर दो। कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को नहीं देखना हमको, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे इनको तो, ठीक है, कर दिया। उसके बाद आपको वेरिएबल नंबर देखने, और आपको क्या देखना है कि उनकी पावर कैसी है, बस खत्म। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, दे आर होल नंबर। दैट मीन्स कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए 3x की पावर -2 + 5, तो ये कैसी पावर है? नेगेटिव पावर है, तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए 3, जैसे ये एक्सप्रेशन आ रहा है डिवाइड में, जैसे 7x या डिवाइड कर रहा है ना, ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल 3 तरह के हो सकते हैं, मोनो, बायो, ट्रायो। तो मोनोमोलियम में कितनी टर्म होंगी? 1। बायनोमियल में 2 टर्म्स होंगी। और बायनोमियल मतलब क्या हो गया? 2 टर्म्स का मतलब अनलाइक ही होंगी ना वो, तभी तो 2 होंगी। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे 3x लिखा होता है, ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछता है 3x + 3x और आप कहते हैं तो 2 टर्म है, हो गया तो बायनोमियल। गलत। 3x + 3x को तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना, 6x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। तो हमेशा याद रखना है बायनोमियल मतलब कि 2 टर्म होंगी और वो भी अनलाइक। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगी और तीनों अनलाइक होंगी, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हम अलजेब्रा के जो टर्म्स हैं उनको ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, उसके बाद हम कुछ जो है एरियाज और ये सब हम सीखेंगे। तो ये हमारा सारा अगली क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।